Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इक्विटी मार्केट पे हम नज़र डालते तो इक्विटी मार्केट का क्या सीन है। तो इक्विटी मार्केट आज तो सैटरडे है, तो सारा मार्केट आज तो क्लोज था। तो हम फ्राइडे जो कल था वहाँ पे उसकी क्लोजिंग देख लेते। तो मेजरली जो सारे ग्लोबल इंडाइसेस थे वो इन रेड ही क्लोज हुए हैं। कुछ गिने चुने छोड़ के, जैसे इंडियन इंडाइसेस थोड़ा बहुत 0.5% इन ग्रीन क्लोज हुए हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो इंडाइसेस थे, चाहे वो एशियन, यूरोपियन या फिर अमेरिकन की भी बात करूँ, तो वो सारे इन रेड ही क्लोज हुए थे। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1%, S&P 500 1.5, नैस्डैक 2% इन रेड क्लोज हुए हैं। तो US मार्केट्स आई थिंक मेरे हिसाब से जितना भी मेरे को दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2% तक हमको वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है US मार्केट में। अगर वही क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो आज थोड़ा मैं क्या बोलूँ, फ्लैट ही है पूरा का पूरा। जो मार्केट है क्रिप्टो मार्केट वो बेसिकली फ्लैट ही है एज सच। ना ही क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल जो मार्केट कैप है उसमें कुछ चेंज आया है, ना ही जो प्राइजेस है, आप स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं। प्राइजेस में भी एज सच कोई चेंज आया नहीं है, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कोई ऐसा मेजर प्रोग्रेस हुआ नहीं है अपार्ट फ्रॉम जो US ने ईरान पे जो अटैक किया था, उनके जो रिजर्व्स थे उस पर अटैक किया था। एंड उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कतार के जो LNG रिजर्व्स है, LNG जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उस पर अटैक किया है, जहाँ से दुनिया का आई थिंक 20-30% जो LNG है वो सप्लाई होता है। तो उस फैसिलिटीज़ पे जो है ईरान ने अटैक किया है। तो यही पहले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो भी चालू हो चुका है जब से वो इसराइल ने वो ईरान पे अटैक किया है। तो यही अनसर्टेनिटी मार्केट में बना हुआ है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो हर दिन एक नया डेवलपमेंट, एक नया एस्केलेशन लेके आ रहा है, जिसके वजह से हम मार्केट में हम अभी भी जो थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव मूड अच्छा होता है तो एक अगला न्यूज़ की वजह से जो है मूड कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है। तो आज मार्केट में तो आज सच कुछ है नहीं। अगर मैं टॉप में भी देखता हूँ तो टॉप में एक्चुअली जो AI कॉइन्स है, स्पेशली जो AI कॉइन्स है वो पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहे थे। तो मैं ये एक पढ़ रहा था डेटा पॉइंट की जहाँ पे पूरा क्रिप्टो मार्केट जो नेगेटिव में है इन रेड ट्रेड कर रहा है, वहीं पे AI टोकन्स, AI कॉइन्स कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छा इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो AI का जो टोकन्स है उनका जो मार्केट कैप है वो 50% से बढ़ चुका है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। तो जो AI टोकन्स का जो AI का जो सेपरेट एक कैटेगरी है क्रिप्टो में, उस कैटेगरी के कॉइन्स को ऑलमोस्ट 50% जो है प्राइस, जो टोटल जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है। तो क्रिप्टो में AI टोकन्स पिछले कुछ टाइम से अच्छा कर रहे हैं। अब ये उसका क्या रीज़न है ये तो मुझे भी अभी तक मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश की है, बट मेरे को भी ऐसा कुछ क्लियर आंसर उसका मिला नहीं है कि क्या इन कॉइन्स को बूस्ट कर रहा है, क्या इन कॉइन के प्राइजेस में सर्च लेके आया है, उसका रीज़न क्या है। तो हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो FET जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कॉइन है उसमें ऑलमोस्ट 30% का जंप आया है 7 डेज़ में। ये एक्चुअली रीब्रांड हुआ है। ये इससे पहले क्या, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस टोकन। आप नीचे प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको याद है तो, क्योंकि ये पहले कोई दूसरा टोकन होता था, फेच था, fetch.ai ऐसा कुछ था क्या,
आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि ये और दूसरा एक था ओशियन प्रोटोकॉल। आई थिंक 2 या 3 डिफरेंट टोकन्स मिलके एक टोकन बने थे। उसके बाद ये ASI का, ये सुपर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो टोकन है वो आया था। इससे पहले 2 या 3 डिफरेंट क्रिप्टो टोकन्स थे, एंड वो तीनों मर्ज होके एक आए। तो आप मेरे को उतना याद है कि ये 3 टोकन्स है जो कि मर्ज होकर नया ASI टोकन बने हैं। तो उसके बारे में अगर आपको नाम याद है वो तीनों टोकन के, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ओशियन प्रोटोकॉल एक ही याद है। और आई थिंक एक फेच AI भी था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मार्केट सेंटिमेंट कैसा है? मार्केट सेंटिमेंट अभी भी फियर है मार्केट में। हमको क्लियरली वो, हम अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको हर दिन दिखेगा ही कि किस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट इफेक्ट हो रहा है। ना सिर्फ ना सिर्फ हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है हम देख रहे हैं, स्पेशली जो इक्विटी मार्केट है वो भी अभी सफ़र करना चालू कर चुका है, वो भी गिरना चालू कर चुका है। वहीं पे हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी नीचे है। तो मार्केट अभी पहले से काफ़ी गिर चुका है, और अभी कब तक गिरता जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी आज के न्यूज़ में। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है क्रिप्टो ब्रीफिंग की तरफ से। तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि आर्टिकल में 8 को होल्डिंग्स, जो कि बेसिकली जो बिटमाइन बिटमाइन सबको पता ही होगा, एक कंपनी है जो कि सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है फॉर बिटकॉइन, बट बिटमाइन जो है इथीरियम के लिए है, जो कि एक डिजिटल ट्रेजरी कंपनी है इथीरियम के लिए, जो कि अपने ट्रेजरी में इथीरियम, काफ़ी सारा इथीरियम होल्ड करती है। तो उनके जो चेयरमैन है टॉम ली, काफ़ी पॉपुलर है क्रिप्टो स्पेस में, तो काफ़ी पॉपुलर है। तो वो एक कंपनी को बैक करते हैं। तो 8 को होल्डिंग्स जो कंपनी का नाम है, होल्डिंग्स जो कि डिफरेंट कंपनीज में जो है अपना इक्विटी, अपना स्टेक ओन करती है, वो एक होल्डिंग कंपनी होती है। तो वो होल्डिंग कंपनी ने ओपन AI, जो कि ChatGPT का पेरेंट कंपनी है, उसमें भी उन्होंने स्टेक लिया हुआ है ऑलमोस्ट। अभी ऑलमोस्ट 90 मिलियन जो है उन्होंने ओपन AI में इन्वेस्ट किया है। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में उनको पोटेंशियल दिखता है। हमको पता है कि AI फ्यूचर है, AI यहाँ से काफ़ी एवॉल्व होगा, काफ़ी और डेवलप होगा, ये हम सबको हम सब यही मान के चल रहे हैं। एंड इस वजह से जो है काफ़ी सारी कंपनीज हम देख सकते हैं। इनवीडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, ऑलमोस्ट कितना 3.5-4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है उसका मार्केट कैप है, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। तो वो एक AI, क्योंकि AI जब से AI का जो नैरेटिव जब से आया है, तब से ही AI जो इनवीडिया है उसने भागना चालू किया है। तो वो इनवीडिया, तो AI मोस्ट प्रॉबली सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होगा ये टाइम पे अभी। तो इसलिए काफ़ी सारे कंपनीज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। इन्होंने मिस्टर बीस्ट के भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कि सबसे बड़े यूट्यूबर है दुनिया के, मिस्टर बीस्ट, उनके कंपनी में भी उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है। तो अभी ओपन AI ने रिसेंटली एक राउंड रेस किया था $110 बिलियन का। तो उनमें इन्होंने भी पैसा डाला था। एंड उसके बाद जो ओपन AI है उसका वैल्यूएशन अभी हो चुका है 730 बिलियन। तो ओपन AI भी काफ़ी बड़ा वैल्यूड एक कंपनी है। और उसका रेवेन्यूज़ अगर आप देखिएगा तो माइंड बॉगलिंग है। सिर्फ 2025 के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट $20 बिलियन का जो है रेवेन्यू किया है। एंड फ्यूचर में हम जल्द ही ओपन AI का एक IPO आता हुआ भी देख सकते हैं, पोटेंशियली मोस्ट प्रॉब्ली ये साल के अंदर ही हमको या अगले साल के बिगिनिंग में ही हमको ओपन AI का IPO आता हुआ भी हम देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है अगेन कॉइन ब्रीफिंग की तरफ से ही है, एंड ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमको अभी जो करंट ग्लोबल मैक्रो पिक्चर है वो क्लियरली हमको शो करता है। तो आज सैटरडे है, एंड आज से 3 दिन पहले वेडनेसडे को
जो है FOMC का मीटिंग आया था, उसके जो मिनट्स आए थे, जो फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल है उनका जो स्पीच आया था, सब वेंसडे को हुआ था। एंड उन्होंने जो मीटिंग से ये निकल के आया है कि वो अभी इस साल जो पहले हम लोग 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको वो अभी 1 रेट कट में कम कर चुके हैं। तो शायद एक ही रेट कट होगा। लेकिन मेरे जो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को लग रहा है कि ये साल एक भी रेट कट नहीं होगा ऊपर, बल्कि हम रेट हाइक होता हुआ देखेंगे। 1 या 2 रेट हाइक अगले कुछ महीनों में नेक्स्ट फेड मीटिंग्स में हम अनाउंस होता हुआ देख सकते हैं। एंड जो कि क्रिप्टो के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि अगर हमने अभी तक जो फरवरी का डेटा देखा, फरवरी का डेटा के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो 2.7% है। जो यूएस के इन्फ्लेशन की ही बात करते हैं, क्योंकि यूएस का डेटा ही काफ़ी, यूएस का इकोनॉमिक डेटा ही काफ़ी रेलेवेंट है क्रिप्टो के लिए, इकोनॉमी के लिए, फेड के डिसीजन में यूएस का डेटा ही जो है काफ़ी रेलेवेंट होता है। तो हम यूएस के डेटा के बारे में ही बात करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन जो था 2.7% के आसपास था, 2.7% था। तो जिसके वजह से वो फरवरी था जो वॉर ये सब चालू हुआ है, 28 फरवरी को चालू हुआ है, बेसिकली मार्च 1 को हम कह सकते हैं। तो 1 मार्च का जो मार्च महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा, CPI का डेटा, PPI का डेटा जो अगले महीने आएगा, जो अभी करंट ऑयल प्राइसेस को कंसिडर करेगा, जो 110 120 $119 तक भी एक पॉइंट पे टच कर दिया था ब्रेंट क्रूड ने। तो हम वो अभी तक अकाउंट में नहीं लिया गया है। तो अगले महीने में जब इस महीने का डेटा आएगा निकल के, तो उसमें हमको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। तब तक प्रॉब्लम ये है कि जब से वॉर चालू हुआ है, प्राइसेस वॉर से पहले प्राइसेस ऑलमोस्ट $67-70 के आसपास था। मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। एंड वो वहाँ से बढ़कर अभी 110 अभी तो पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 100 से ऊपर ही है। एंड मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हर $10 प्राइस इंक्रीज़ में, ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ में, हम जो इन्फ्लेशन है उसमें 10 बिट्स का जो है, 10 बेसिस पॉइंट्स का जो है रेस आता हुआ देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है इकोनॉमी के लिए, मैक्रो इकोनॉमी, यूएस के इकोनॉमी के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। ना सिर्फ यूएस बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। तो वही है, ऑयल अभी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, हमको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। एंड ये पहली बात तो वॉर अगर ख़त्म हो जाता है जल्द से जल्द, तो हमको सिर्फ अप्रैल जो सिर्फ मार्च का महीना रहेगा उसी में इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा। लेकिन अभी अगर जो ये वॉर है वो अप्रैल में भी कंटिन्यू होता है, या फिर ये हाफ मई तक, जून तक कंटिन्यू होता है, तो आई डोंट थिंक उसके बाद हम थोड़ा भी होप कर सकते हैं कि रेट कट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद हमको रेट कट होता हुआ ना देखें, बल्कि हम रेट हाइक होता हुआ ही हमको देखें। एंड जो इक्विटी मार्केट है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि हर चीज़, हर इंडस्ट्री ऑयल पे ही चलती है, मैक्सिमम ऑयल पे ही चलती है। तो आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो वो ऑयल पे ही चलता है। आपका सप्लाई चेन ऑयल पे चलता है। तो ऑयल अगर इतना एक्सपेंसिव रहेगा तो ये एक काफ़ी डैमेजिंग है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ना सिर्फ यूएस के लिए, क्योंकि हम ऑयल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस ही यूटिलाइज़ करता है। इंडिया, यूरोपियन यूनियंस, वहाँ पे जापान, चाइना, कोरिया, सब जो है वो ऑयल यूज़ करते हैं, उन सबको ही चाहिए ऑयल। एंड जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ईरान ने ब्लॉक करके रख दिया है, वहाँ पे उनके कुछ कंडीशंस है कि आप डॉलर में नहीं, आप युआन में ऑयल ख़रीदिए। तो देखते हैं आगे, इससे आगे क्या होता है। तो ऐसा लास्ट टाइम जब 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन इन्वेड किया था, तब जो है जो ये ऑयल का प्राइस था वो $120 टच किया था। वहाँ पे भी एक छोटा मोटा इन्फ्लेशन शॉक हमको, इकोनॉमी को अब्जॉर्ब करना पड़ा, गवर्नमेंट को पैसा छापना पड़ा, एंड वही चीज़ हमको वापस होता हुआ शायद दिखेगा। तो
जल्द ही हम देखेंगे। अब देखते हैं, फेड ने तो ऐसा कुछ कहा है नहीं कि वो पैसा छापेंगे हम, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वॉर जल्दी ख़त्म नहीं होगा तो उनको एंड ऑफ द डे उनको वही करना पड़ेगा। तो बिटकॉइन, तो ये सब में क्रिप्टो कहाँ पे है, तो हमने आप किसी भी एक इन्वेस्टर से पूछोगे या किसी भी एक नॉर्मल सिटीज़न या पर्सन से पूछोगे कि अगर आप मार्केट में वॉर चल रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो आप देखोगे कि वो लोग सेफ़ एसेट्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे वो लोग सेफ़र एसेट्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे वो लोग को जिससे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वैसे एसेट्स की तरफ जाएंगे, या फिर वो लोग जाएंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। एंड हम जनरली उसी को सेफ़ हेवन मानते हैं। एंड अभी जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन क्लियरली हमको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, तो हम देख रहे हैं जो डॉलर है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। डॉलर का वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको अभी ज़्यादा डॉलर्स चाहिए, क्योंकि आप सबको ही पता है जितना भी ग्लोबल ऑयल का ट्रेड होता है वो सब डॉलर में होता है। आपको जितना भी ऑयल ख़रीदना है, किसी भी कंट्री से ख़रीदना है, सब डॉलर में ही होता है। एंड जिसने भी इस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश की या फिर अल्टरनेट करेंसीज़, अल्टरनेट मनी यूज़ करने की कोशिश की, आप सबको पता ही है उनके साथ क्या हुआ है, आपको क्लियरली सामने दिख भी रहा है। जो इराक़ के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, वेनेजुएला के साथ हुआ, अब ईरान की बारी है। तो यही सब होते आ रहा है। यूएस अपना जो है डॉलर डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करता है, डॉन बनने की कोशिश करता है, एंड वही चीज़ हमको देखने को मिलता है। बुली, अगर जो भी कंट्री मानने से मना कर देता है इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को, उस पे वो बुली करता है। तो एंड वही चीज़ होते हुए आया है। तो एनीहू, तो स्टोरी पे आते हैं। तो इसीलिए डॉलर में देखते हैं हम स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जब डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो कमोडिटीज़, उस पर मैं आता हूँ। तो ये सब में क्रिप्टो का है, वहाँ पे मैं था, सॉरी थोड़ा मैं डाइवर्ट हो गया था। तो क्रिप्टो ये सब में कहा है, तो हम क्रिप्टो को सेफ़ हेवन मानते हैं या नहीं मानते, ये एक्चुअली उसका टेस्ट है अभी। अगर मान के चलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट गिरता है और जो बिटकॉइन है उसका प्राइस बढ़ना चालू होता है, तो ये एक क्लियर सिग्नल होगा कि जो लोग हैं वो बीटीसी को एक सेफ़ हेवन मानना चालू कर चुके हैं, उसको एक हेज के जैसे मानना चालू कर चुके हैं। अगर नहीं, वो भी इक्विटी मार्केट के साथ, स्पेशली जो टेक स्टॉक्स है, जो नास्डैक लिस्टेड स्टॉक्स है, नास्डैक जो इंडेक्स है, उसके साथ उसके प्रोपोर्शनली गिरते रहता है, या उसके प्रोपोर्शनली एक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं बीटीसी को लेके अभी भी स्केप्टिकल है, एंड वो लोग शायद जल्दी इस चीज़ को अभी भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो बीटीसी है वो एक हेज बन सकता है। तो ये, जैसे मैंने कहा, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा फ्यूचर में हमारे लिए, कि अगर अभी जिस तरह से बिटकॉइन बिहेव करेगा वो हमारा फ्यूचर में जो है इन्वेस्टमेंट का जो है पाथ दिखाएगा बीटीसी के लिए। अगला आर्टिकल है ग्रे स्केल की तरफ से, बट फॉर हाइप। तो ग्रे स्केल ने रिसेंटली हाइप ETF के लिए फाइलिंग की है, एंड वो अभी अप्रूवल आना बाकी है। बट हाइप आप सबको ही पता है, एक L1 ब्लॉकचेन है। लोग जो ट्रेडर्स है जो है वो लोग यूजुअली फॉर फ्यूचर्स, परपेचुअल फ्यूचर्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली फ्यूचर्स ही होता है, बट उसका कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता है, एंड उस पर आप अच्छा खासा आपको लेवरेज भी मिल जाता है, एंड उसमें फंडिंग रेट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये कुछ ट्रेड्स है परपेचुअल फ्यूचर्स के। अगर आप ऐसे टेक्निकल टर्म्स अगर आपको जानना है, इन डेप्थ समझना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर टर्म पे एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको डम डाउन करके मैं आपको सब कुछ समझा सकूं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो
हाइपर लिक्विड एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा खासा आपको 50x तक लेवरेज मिल जाता है। फ्यूचर्स जिस तरह से आप फ्यूचर्स पे आप ट्रेड, फ्यूचर्स बेसिकली एक डेरिवेटिव होता है, राइट। आपका एसेट का एक डेरिवेटिव होता है, तो आप फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा उस पर आप बेट लेते हो, तो वही चीज़ है यहीं पे। बट फ्यूचर में जनरली क्या होता है, एक एक्सपायरेशन डेट होता है कि आपको 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सालों का भी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होता है, तो उसी तरह से। बट परपेचुअल फ्यूचर्स में आपको जो है ऐसा कोई एक्सपायरी डेट होता नहीं है, तो वो एक ट्रेड है इस चीज़ का। तो ग्रे स्केल ने, जैसा मैंने कहा, ग्रे स्केल ने हाइप ETF के लिए फाइलिंग की है, एंड देखते हैं अप्रूवल कब तक आ सकता है। एंड जो ना सिर्फ ग्रे स्केल ने, हमने काफ़ी अदर जो प्लेयर्स है, काफ़ी जो बड़े जो शेयर एक्सचेंजेस है या फिर क्रिप्टो कंपनी से जो ऑफ़र करती हैं ETF प्रोवाइडर से, उन्होंने भी लास्ट ईयर ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है 21 शेयर्स बिटवाइज। काफ़ी सारे जो है अदर जो कंपनी से उन्होंने भी हाइप के ETF के लिए अप्लाई कर दिया है। अगला न्यूज़ आर्टिकल टोकनाइजेशन पे ऊपर। तो टोकनाइजेशन आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसा मेरा काम है कि आप सबको हर चीज़ को डम डाउन करके बताना। तो मान के चलिए आपके पास एक एसेट है, आपके पास एक लैंड है, एक प्रॉपर्टी, एक घर है, एक बिल्डिंग है बेसिकली। आपने क्या किया, बिल्डिंग आपका 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपने तो उसको, अगर आप घर बेचना है तो अब घर, आपको पूरा घर बेचना नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा एक छोटा सा पोर्शन ही मैं बेच दूँ, लेकिन ऐसा जनरली रियल एस्टेट में आप कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, बट टोकनाइजेशन में ये आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। तो आप क्या करोगे, 3 मंजिला घर है जैसे मैंने बताया, तो आप उसको क्या किया, आपने उसको फ्लोर्स में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास हो गए 3 फ्लोर्स। एंड आपने सोचा मैं एक फ्लोर को ही मैं टोकनाइज करके मैं लेंड कर देता हूँ, जिसको इंटरेस्ट होगा वो वाला फ्लोर या वो वाला पोर्शन जो है वो ख़रीद लेगा, एंड जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस से उससे ख़रीद दूँगा। यही बेसिकली टोकनाइजेशन है। आपको एक एसेट को आप फ्रैक्शनलाइज कर देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड उसको उसका टोकनाइजेशन बना के आप ब्लॉकचेन पे आप ट्रेड करने लगते हो। तो जितना भी ट्रेड होता है वो सब ऑफकोर्स लेजर, ब्लॉकचेन लेजर पे तो लॉग होता ही होता है। तो टोकनाइजेशन, हाँ, तो 25 मार्च एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, क्योंकि उस दिन फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी, जो कि US में फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी है, उन्होंने एक हियरिंग शेड्यूल किया है 25 मार्च के लिए, ऑन टोकनाइजेशन एंड द फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटीज़ मॉडर्नाइजिंग आवर कैपिटल मार्केट्स। तो बेसिकली वो लोग इस पे बात करेंगे कि फ्यूचर क्या होगा सिक्योरिटीज़, जो कि बेसिकली स्टॉक मार्केट होता है, शेयर्स होते हैं, उसका सिक्योरिटी, उसका जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, एंड उसको हम कैपिटल मार्केट्स बेसिकली, तो अगेन स्टॉक मार्केट्स, उसको हम लोग कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ अगेन कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको एक वीडियो बना के समझा सकूँ कि क्या ब्लॉकचेन क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, कौन सा क्रिप्टो कैसे काम करता है, आपको टेक्निकल टर्म्स जो भी समझना है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे। तो फ्यूचर में वो लोग यही बात करेंगे कि क्या हम स्टॉक्स को टोकनाइज करके ऑन चेन लेके आ सकते हैं क्या, तो उसी चीज़ पे बात होगा। एंड ये 25 तारीख को होगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, करना है तो कैसे करना है, वो सब चीज़ों पे। एंड इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी जो शेयर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, जैसे अभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, आपका एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टाइम होता है, राइट। सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगा, 3 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, तो आपको 6 घंटे का ही मार्केट आवर्स रहेगा और इसी में ही आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो टोकनाइजेशन हो जाएगा, मार्केट जो है 24/7 खुला रहेगा, आप 24/7 जो है इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर ऑफकोर्स उसका टोकनाइज्ड वर्जन्स पे ही ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एसेट है
उसको फ्रैक्शनलाइज किया जाएगा, मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बांट दिया जाएगा, एंड उस फ्रैक्शंस को जितने भी लोग हैं वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली शेयर्स के जैसे यार, अगर आप मान के चलिए आप एक कंपनी है, तो जिस तरह से आप जब आईपीओ ऑफ़र करते हो आपका जब आईपीओ होता है तब आप क्या करते हो, आपकी कंपनी के आपका कंपनी को क्या करते हो, आप शेयर्स में डिवाइड कर देते हो एंड एक बंच ऑफ शेयर्स को आप मार्केट में लॉन्च कर देते हो। जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो आपके शेयर्स खरीद सकते हैं एंड उस पर आप ट्रेड करते हैं एंड उसी से ही जो है वो शेयर्स के प्राइस जो है डिसाइड होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज ये जो भी शेयर्स होंगे वो ब्लॉकचेन पे लिस्टेड होंगे, क्योंकि ये टोकनाइजेशन है, ये ब्लॉकचेन पे लिस्ट होंगे सारे के सारे शेयर्स। तो यही है बेसिकली टोकनाइजेशन। तो हाँ, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लैरिटी एक्ट, जिस तरह से हम क्लैरिटी एक्ट का काफ़ी टाइम से जो है बातें कर रहे थे कि क्लैरिटी एक्ट आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट जो है काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं कि क्लैरिटी एक्ट रिलीज़ होगा, बट क्लैरिटी एक्ट काफ़ी जो क्रिप्टो के प्राइसेस है उसको बूस्ट करेगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया क्लैरिटी एक्ट अभी तक उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट्स आए नहीं हैं। लेकिन रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट आया है फाइनली। तो क्लैरिटी एक्ट का मेजर कंसर्न यही था स्टेबल कॉइन को लेके, स्टेबल कॉइन यील्ड को लेके टू बी स्पेसिफिक। तो जिस तरह से स्टेबल कॉइन्स, सबको पता ही है, स्टेबल कॉइन्स आर द क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स विच आर बैक्ड बाय अ फिजिकल एसेट। तो मान के चलिए यूएसडीटी जो कि एक थेदर जो कि एक कंपनी है उसका फिजिकल कॉइन है, उसका स्टेबल कॉइन है। तो थेदर क्या करता है, थेदर अपने जो ट्रेजरी है उसमें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है, टी बिल्स जिसको कहते हैं, वो अपने जो ट्रेजरी है उसमें होल्ड करता है एंड उसके 1:1 रेशियो पे जो है स्टेबल कॉइन्स यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन्स है वो लॉन्च करता है, वो इशू करता है एंड जो जो भी इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो इसको बाय कर सकते हैं। एंड स्टेबल कॉइन्स के अलग बेनिफिट्स है, आपको अगर जानना है तो अगेन नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको स्टेबल कॉइन के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस बता सकूं। तो जो स्टेबल कॉइन है वो आपको पता ही है, जब भी आप यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको गवर्नमेंट जो है पैसा देती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ लोन ही दे रहे हो एंड आपको उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो भी यील्ड, इसको हम यील्ड कहते हैं, जो भी इंटरेस्ट जो जिसने भी लोन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट को, उनको जो है इंटरेस्ट मिलता है, उस चीज़ को कहते हैं यील्ड। तो वो यील्ड जो है उस कंपनी को मिलता है, इन आवर एग्जांपल थेदर। तो वो अगर मान के चलिए अगर ऐसा होने लगा, ये बैंक्स के लिए काफ़ी बुरा है, क्योंकि बैंक भी सम सिमिलर वे में ऑपरेट करती है। बैंक क्या करेगी, बैंक में आप पैसा डालोगे, वही पैसा वो आगे लोन के फॉर्म में आगे देगी एंड जो भी डिफरेंस होगा, जितना हमको फिक्स डिपॉजिट मिलता है और जो लोन उनको, जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट पे वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, जो उसका डिफरेंस होगा वो बैंक का जो है प्रॉफिट होगा, राइट। तो अगर मान के चलिए स्टेबल कॉइन में ऐसा यील्ड आने लगा, स्टेबल कॉइन अगर हर जगह होगा, हर जगह पे आपको स्टेबल कॉइन पे यील्ड मिलने लगा लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, स्टेबल कॉइन में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें यील्ड ज़्यादा आता है, पहला बात तो वो। एंड उसके बाद यह है वो यूएस ट्रेजरी बिल से सिक्योर्ड है, तो वो काफ़ी सेफ़ एसेट है, तो सेफ़ हेवन बेसिकली सेफ़ एसेट है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड बैंक्स जो है वो डिप्लीट करना चालू करेंगे। जो पैसा, जितना भी लोग पैसा बैंक में रखते हैं वो पूरा निकाल के लोग यहाँ डालना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा आएगा। तो इसी चीज़ के वजह से जो है बैंक्स जो है, जो बैंकिंग साइड था, वो जो बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, लेकिन लग रहा है वो लोग फाइनली एक अग्रीमेंट पे आ चुके हैं। ये इसके जो डिटेल्स है वो अभी तक बाहर नहीं है आए हैं कि क्या क्लियरली अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद स्टेबल कॉइन पे यील्ड नहीं मिलेगा, ऐसा
धीरे लग रहा है, लेकिन मैं वेट करूँगा। मैं अभी भी किसी भी चीज़ पे जंप नहीं करूँगा, कंक्लूजन्स नहीं बनाऊँगा। मैं वेट करूँगा इस जो अग्रीमेंट है उसके डिटेल्स और आने दीजिए, तभी मैं उस पर क्लियर एक मैं कुछ कमेंट कर पाऊँगा कि ये कितना क्या मतलब वो लोग का एग्रीमेंट था। अगला आर्टिकल गोल्ड पे, ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं अब कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ काफ़ी ऐसा कम बात करने को मिलता है, क्योंकि हम जनरली क्रिप्टो इक्विटी मार्केट के बारे में ही काफ़ी बात करते हैं। तो कमोडिटीज़ के बारे में हम लोग को ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज मिला है। तो गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो रहा है, हमने देखा यूजुअली क्या होता है जब भी एक वॉर चालू होता है ग्लोबली, मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़राब होने लगते हैं, हमको क्लियरली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो लोग जनरली क्या करते हैं, एक सेफ़र एसेट, सेफ हेवन एसेट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में गोल्ड ही होता है, क्योंकि अभी गोल्ड को छोड़ के कुछ था भी नहीं। सिल्वर यस फॉर श्योर, बट लेकिन सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा है, वो ओवर पावर करता है उसको एज अ सेफ हेवन दैन अ सेफ हेवन। तो गोल्ड को ही हम ऑनेस्टली एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब BTC भी है। अगर आपको BTC के बारे में भी समझना है ना दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि BTC कैसे काम करता है, BTC क्या है, आप सबको अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको BTC के बारे में भी बता सकूं कि BTC सेफ हेवन क्यों है। तो यस, तो जनरली सेफ हेवन एसेट्स की तरफ लोग बढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने पिछले दिनों में देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर जिस तरह से उसके प्राइजेस में जो क्रैश आया है, सिल्वर समवेयर अराउंड $70 पे ट्रेड कर रहा है, गोल्ड जो है 47 या $4600 से गिर चुका है। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरा डेटा, तो गोल्ड देख सकते हैं $4500 से गिर चुका है। तो इतना क्यों सेल ऑफ, क्या लोगों को नहीं लग रहा है क्या, मतलब लोगों को लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर मार्केट, इक्विटी मार्केट बढ़ना चाहिए, राइट? कमोडिटी मार्केट, अगर वॉर नहीं ख़त्म हुआ है, अनसर्टिनिटीज़ अभी भी बने हुए, तो कमोडिटीज़ क्यों गिर रहा है, कमोडिटीज़ क्यों नहीं बढ़ रहे? उसका आंसर है ऑयल का प्राइस। ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। जब ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, आपको जैसे मैंने बताया, जितना भी दुनिया में ऑयल का ट्रेड होता है वो सारा का सारा डॉलर्स में होता है, राइट? अगर आपको सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल ख़रीदने के लिए पहले, अगर आपको मान के चलिए 1 लीटर ऑयल ख़रीदना था, आपको 1 बैरल ऑयल ख़रीदना था, पहले आपको $70 देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको वही 1 बैरल ऑयल ख़रीदने के लिए अभी आपको $100 देना पड़ रहा है। तो आपको बेसिकली ज़्यादा डॉलर्स चाहिए टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल, एंड यही रीज़न है कि क्यों डॉलर का प्राइस इतना बड़ा है, क्यों डॉलर में इतना स्ट्रेंथ आया है अचानक से। ऐसा नहीं है कि उनका इकोनॉमी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहा है, नहीं, कुछ नहीं कर रहा है भाई, बस ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको इसीलिए डॉलर्स ज़्यादा चाहिए, लोगों को, कंट्रीज़ को डॉलर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप उनको वही प्राइस पे आपको उनको ऑयल तो उतना ही चाहिए होगा ना, ऑयल तो उतना ही चाहिए होगा, आपको बस अभी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो है सारा जो पैसा जो जा रहा है वो ऑयल में ही जा रहा है, एंड उसी वजह से डॉलर्स का प्राइस, डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ा है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम फ्यूचर में देखेंगे ये सब प्राइसेस, जो भी चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि फरवरी तक तो ठीक है, डेटा समहाउ मैनेज कर रहा था यूएस इकोनॉमी, लेकिन जो मार्च में भी तो प्रोडक्शन चलेगा ना। ऐसा नहीं है कि फरवरी में सारा प्रोडक्शन हो गया, मार्च में कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मार्च में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ना कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा, ना कोई सर्विसेज, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है क्या? मार्च में भी सब कुछ हो रहा है, सब में ऑयल लगता है। पहले कम पैसे में ऑयल लगता था, अभी उतना ही ऑयल लग रहा है, लेकिन उसके लिए पैसा कंपनीज़ को ज़्यादा देना पड़ रहा है, एंड यही चीज़ हमको फ्यूचर में प्राइसेस में दिखेगा। प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हो गए वो अगर वॉर और कुछ दिन चलता रहा और कुछ हफ्ते चलता रहा, तो यही चीज़ प्राइसेस में दिखेगा ही दिखेगा। आपको दिखेगा प्राइसेस सेम चीज़ आप अब महंगे हो चुके हैं, जैसा कोविड के बाद हुआ था वही चीज़। उसके वजह से क्या होगा, तब आपको जो लोग हैं वो कमोडिटीज़ के तरफ जाएंगे, तब तक लोग
अभी भी सेफ है। एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि यूएस का जो ट्रेजरीज है, जो 2 years बॉन्ड, 10 years बॉन्ड जो भी है, वो वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट्स है, क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट है वो कभी कभी भी ऐसा भाग नहीं जाएगा, कहीं भाग नहीं जाएगा, कभी वो लोग पैसे दे देंगे, लोगों को भरोसा है, क्योंकि बस भरोसा है यूएस के डॉलर्स पे, यूएस पे। तो इसीलिए जो है यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। दूसरा रीज़न ये है, ये आर्टिकल ने कोट किया है कि दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ऑयल के पोजीशंस दुनिया में ऑयल पे भी ट्रेडिंग होता है, ऑयल पे भी इन्वेस्टिंग होता है, रोज़ ऑयल पे जो है ट्रेड चलते रहता है कि ऑयल का प्राइस क्या होगा, क्या कितना कौन ख़रीद रहा है क्या। तो जो ऑयल में जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, तो जितने भी लोग थे जो ऑयल पे लॉन्ग थे, सॉरी ऑयल पे शॉर्ट थे, उनके जो लॉसेस में चल रहे होंगे, तो उस लॉसेस को कवर करने के लिए उन्होंने जो है गोल्ड बेच के लॉसेस, ऑयल के जो लॉसेस थे उसको कवर करने के लिए इसमें जो है पैसे डाल दिए थे। तो ऐसा इस आर्टिकल का कोट करना है। तो ऐसा इसका कहना है। एंड बट एक अच्छी चीज़ ये है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि इसी टाइम में ये एक्चुअली ये एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दिया इसने। गोल्ड जो है 1982 के बाद आज इस बार ऐसा पहला वीक आया है कि गोल्ड एक ही हफ्ते में 10% से ज़्यादा गिर चुका है। 1982 के बाद अभी जाके जो गोल्ड है पिछले 80 सालों में, कितने सालों में, 40 सालों में, सॉरी 40, ऑलमोस्ट लाइक 40 ईयर्स, 35 ईयर्स में अभी जाके जो गोल्ड है वो एक हफ्ते में 10% गिरा है। लेकिन वही उसी टाइम में जो BTC है वो सिर्फ ऑलमोस्ट BTC फ्लैट ही था। तो वो क्रिप्टो के लिए तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। तो देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये क्रिप्टो का, BTC का एक अच्छा टेस्ट है। तो अगला आर्टिकल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्रिप्टो को लेके। तो एंड ये 2-4 दिन पहले आया है, मार्च 17 को ये आर्टिकल, ये जो न्यूज़ है वो निकल के आई थी कि SEC एंड CFTC, जो SEC सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, और CFTC जो कि कमोडिटीज़ फाइनेंस ट्रेड समथिंग, जो कमोडिटीज़ को मॉनिटर करता है, तो वो दोनों ने मिल के एक जॉइंट 68 पेजेस का जो है एक रिलीज़ किया था, जिसमें 16 मेजर क्रिप्टो एसेट्स को जो है डिजिटल कमोडिटीज़ डिक्लेयर कर दिया है उन लोगों ने। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। तो बिटकॉइन, इथीरियम, XRP, डोज कॉइन, ये सब तो फ्लैगशिप डिजिटल कमोडिटीज़ है। उसको छोड़ के सोलाना, कार्डानो, बिटकॉइन कैश, एप्टोस, एवलांच, हेडेरा या हेजबार, लाइट कॉइन, पोल्काडॉट, शिबा इनू, स्टेलर, टेजोस, चेनलिंक। तो इन 16 कॉइन्स को उन्होंने डिजिटल कमोडिटीज़ डिक्लेयर कर दिया है। तो जो अभी तक हमको क्लियर नहीं था कि ये सिक्योरिटी है, कमोडिटी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो SEC के अंडर आता है, जो कमोडिटी है वो CFTC के अंडर आता है। सिक्योरिटीज़ जो, अगर आप किसी भी एसेट को सिक्योरिटी डिक्लेयर करते हो, उसका जो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस उसको फॉलो करने होते हैं, जहाँ पे कमोडिटीज़ के लिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए लोगों में ये अनसर्टेनिटी थी कि क्रिप्टो, स्पेशली बिटकॉइन जो है वो क्या कमोडिटी है या सिक्योरिटी है। एंड जब ETF आया, उसको फाइनली एक कमोडिटी का स्टेटस दिया गया। वहाँ पे अभी भी उसको रीडिक्लेयर किया गया कि BTC जो है एक कमोडिटी है, एंड अदर 16 कॉइन्स इंक्लूडिंग BTC आर कमोडिटीज़। एंड ये उन्होंने जो SEC एंड CFTC दोनों ने मिलके ये डिक्लेयर किया है। तो आपको अभी
और टेंशन लेने की बात नहीं है। फ्यूचर में और भी इस लिस्ट में और भी ऐड होते हुए देख सकते हैं हम, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए। फाइनली एक मेजर माइलस्टोन जो है मैं कहूँगा रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए काफ़ी ये पॉजिटिव है। एंड बट प्राइसेस में हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में ये क्वेश्चन तो आंसर हो गया ना कि क्या एक क्रिप्टो कमोडिटी है या एक सिक्योरिटी है। तो काफ़ी जो मेजर टोकन्स है वो तो कमोडिटी के अंदर ही कमोडिटी बास्केट में ही आ रहे हैं, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव है हमारे लिए। सो अगला न्यूज़ आर्टिकल अगेन ये भी टोकनाइजेशन के ऊपर ही है। तो नैस्डैक जो कि इंडेक्स है, जो कि टेक स्टॉक्स का बास्केट है, उन्होंने SEC के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो टेक स्टॉक्स है उसका टोकनाइज्ड वर्जन बना के ऑन चेन लाया जाए, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनको एक्सेस हो 24/7 टोकनाइज्ड जो एसेट्स है, टोकनाइज्ड टेक स्टॉक्स के जो टोकनाइज्ड वर्जन्स है उसका एक्सेस हो, एंड जो लोग हैं वो उस पर इन्वेस्ट कर सके। तो टोकनाइजेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, लेकिन आपको चाहते हैं कि आप एक सेपरेट वीडियो बनाओ तो प्लीज़ अगेन मैंने जैसा कहा कमेंट कर दीजिए, तो आपको मैं किसी भी टॉपिक पे क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ, बट आपको सबसे पहले कमेंट करना है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। एंड प्लीज़ ये व्हाट्सएप चैनल का जो QR कोड है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसको आप ज्वाइन कीजिए, वो चैनल को फॉलो कीजिए। आपको मैं वहाँ पे हर दिन रेगुलर आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप मेक श्योर करें कि आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप कोई भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आप मिस ना करें। तो प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, क्रिप्टो बुल्स के नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, तो उस पर आपको हर दिन हर दिन का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिलता रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो न्यूज़ है वो समझ में आया हो, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका था। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।